हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ कोड डेप्थ। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि ओवरराइडिंग क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने समझ लिया था कि ओवरलोडिंग क्या होती है। उससे पहले भी हम लोगों ने समझा था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम लोगों ने समझा था कि व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, ये चीज़ हमने समझी थी। लेकिन ओवर राइडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ओवरलोडिंग की कंडीशन कौन कौन सी थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। तो यहाँ पे देखो ये दो वर्ड्स हैं, पॉली एंड मॉर्फिज्म। यहाँ पे पॉली का मतलब है वन थिंग एंड मॉर्फिज्म का मतलब है मैनी फॉर्म्स। यानी कि एक ही चीज़ की जब बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं तो उसको हम कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म है। अब पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट एग्जांपल्स होती हैं। जैसा रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि जिस तरह हमारे पास वाटर होता है तो वाटर की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। जिस तरह वाटर हमारे पास, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक वाटर है, तो वाटर के अंदर बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। जिस तरह हमारे पास हो सकता है लिक्विड, हो सकता है सॉलिड, हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक और हो सकता है जिसको हम कहते हैं गैस। तो एक वाटर वर्ल्ड है, उसके अंदर बहुत सारी फॉर्म्स है उसकी, तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद हमने एक और एग्जांपल डिस्कस की थी। जिस तरह हमारे पास साउंड होती है, तो साउंड में हमारे पास इंसान की आवाज़ अलग होती है और कोई भी जानवर है, जिस तरह हमारे पास डॉग हो जाता है या फिर लायन हो जाता है, तो उनकी साउंड हमारे पास अलग होती है। तो एक ही चीज़ है साउंड, और उसकी आगे से बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। ये चीज़ डिस्कस हो गई थी हमारे पास। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास इसकी टाइप्स कितनी किस्म की होती हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट जो हमारे पास फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और सेकंड जो हमारे पास होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास होती है। अब जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम ज़्यादातर बोलते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसको हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास आ जाती है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमें समझ में आ गया कि ये क्या होता है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसको हम डायनामिक टाइप पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये डायनामिक टाइप पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अब जो स्टैटिक टाइप पॉलीमॉर्फिज्म होता है या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसका नाम जो होता है वो होता है ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग इसका नाम होता है। अब जो डायनामिक टाइप पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग जो होता है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ही होता है, तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। जो हमारे पास कंपाइल टाइम या स्टैटिक टाइप पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसी को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ये दो टाइप्स होती हैं हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की। फर्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, और उसी का जो नाम होता है वो होता है मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। एक और हमारे पास जो होता है सेकंड टाइप, वो होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम डायनामिक टाइप पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और मेथड ओवर राइडिंग भी बोलते हैं। अब डिस्कस हमने क्या कर लिया था
कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो आगे देखो यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग के अंदर कौन कौन सी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन नंबर वन। नंबर वन कंडीशन हमारे पास कौन सी होती है? नंबर वन कंडीशन जो हमारे पास होती है वो आती है डिफरेंट यहाँ पे जो मेथड्स हमारे पास हैं, मेथड शुड बी यहाँ पे मेथड शुड बी प्रेजेंट इन सेम क्लास। जो भी मेथड्स हमारे पास हैं वो सेम क्लास के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ये आती है कंडीशन नंबर वन ओवरलोडिंग के केस में, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन हमारे पास आती है वो जो मेथड्स हैं वहाँ पे उनके जो नाम हैं वो सेम होने चाहिए। मेथड नेम शुड बी सेम, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड कंडीशन आती है वो हमारे पास आती है जी थर्ड सेम, और यहाँ पे देखो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। अब डिफरेंट आर्ग्यूमेंट में हमने देखा था कि तीन कंडीशन होती है हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास आता है जी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, देन आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। टाइप्स हमारे पास मतलब है डेटा टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। एंड थर्ड हमारे पास आता है जी सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और इसकी हमने डिफरेंट एग्जांपल देखी थी कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास होती हैं ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वहाँ पे अभी वो देखो यहाँ पे ओवर राइडिंग, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन नंबर वन आ जाएगी। कंडीशन नंबर वन वो क्या आ जाएगी हमारे पास? फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास होती है मेथड के जो नाम हैं सेम नेम होने चाहिए। मेथड नेम शुड बी सेम। सेकंड कंडीशन जो हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है डिफरेंट क्लास के अंदर ये मेथड प्रेजेंट होने चाहिए। डिफरेंट क्लास के अंदर ये मेथड जो हमने बनाए हैं जिनके नाम सेम है वो डिफरेंट क्लास के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। थर्ड कंडीशन जो हमारे पास आती है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3, ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है यहाँ पे सेम आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। अब सेम आर्ग्यूमेंट के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, यहाँ पे देखें। इसी तरह नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे आ जाएगा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, और थर्ड हमारे पास आ जाता है सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। यही चीज़ है जो वहाँ पे थी, लेकिन वहाँ पे क्या था कि डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे जो है यहाँ पे सेम होने चाहिए। ये कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है। ओवरलोडिंग के केस में हमारे पास 3 ही कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पे एक फोर्थ कंडीशन भी आती है। तो यहाँ पे लिख लो फोर्थ कंडीशन हमारे पास आ जाती है। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशन यहाँ पे मैच कर रही हैं, लेकिन फोर्थ कंडीशन अगर मैच नहीं कर रही है जो मैं लिखने वाला हूँ, तो हमारे पास ओवरलोडिंग अचीव नहीं होती। ये बात ध्यान में रखनी है। तो फोर्थ कंडीशन हमारे पास इनहेरिटेंस। ये जो दोनों क्लासेस हैं ये मैंने यहाँ पे जो लिखा है डिफरेंट क्लासेस के अंदर ये जो मेथड्स हैं प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मेरे पास ये दोनों मेथड डिफरेंट क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन उनका रिलेशन आपस में किस तरह से बनेगा? वो रिलेशन बनेगा इनहेरिटेंस की मदद से। तो अगर इनहेरिटेंस ही नहीं है तो
ओवरराइडिंग हमारे पास अचीव नहीं होगी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो अब हम डिफरेंट देख लेते हैं कि एग्जांपल से कि हमारे पास फर्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट और सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट ये हम किस तरह से कर सकते हैं। पहले इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर इसकी, इस तरह से। अब यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है क्लास ए और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड शो के नेम से, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी हमारे पास कोड आ जाता है, ठीक है। अब ये जो क्लास है, ये क्लास यहाँ पे इसकी बॉडी ख़त्म हो गई, ये मेथड की बॉडी ख़त्म हो गई। अब क्या होगा कि एक और क्लास मैंने बना दी क्लास बी के नेम से और इसके अंदर मैंने एक मेथड बना दिया वॉइड शो के नेम से, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने कर दिया। अब हमने क्या कहा था कि हमारे पास इनके दरमियान रिलेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि इनका जो नाम है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि नाम हमने सेम रख दिया। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या थी कि डिफरेंट क्लास के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमने वो मेथड डिफरेंट क्लास के अंदर बना दिए। एक आ गया क्लास ए के अंदर, एक आ गया क्लास बी के अंदर। ये चीज़ भी हो गई। अब हमने क्या करना है कि सेम आर्ग्यूमेंट रखने हैं। तो हमने क्या किया कि सेम आर्ग्यूमेंट रख दिए। यहाँ पर भी क्या है 0 आर्ग्यूमेंट और यहाँ पर भी क्या है 0 आर्ग्यूमेंट हमारे पास आ चुके हैं। ये कंडीशन भी मैच हो गई। फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या है कि यहाँ पर इनहेरिटेंस दोनों क्लासेस के दरमियान रिलेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमने रिलेशन नहीं बनाया, तो रिलेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक्सटेंड और ए, हमें ये लिखना पड़ेगा ताकि दोनों क्लासेस के दरमियान रिलेशन बन जाए। अगर हम ये नहीं लिखते तो ये इस क्लास का अपना मेथड है और ये इस क्लास का अपना मेथड है, इनके दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू जावा प्रोजेक्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं जी ओवरराइडिंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट बन गया इक्लिप्स के अंदर। तो सोर्स पे जाना, सोर्स पे जाके राइट क्लिक करना, न्यू पे आना और उसके बाद क्या करना, आप लोग पैकेज भी बना सकते हैं और क्लास भी। हम क्या करते हैं क्लास बनाएंगे और उसके अंदर ही पैकेज मतलब बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो एक पैकेज का नाम यहाँ पे ओवरराइडिंग एग्जाम्पल बन गया। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कॉम डॉट, ठीक है। और उसके अंदर मैं नाम रख देता हूँ क्लास, यहाँ पे ए क्लास मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ है कि हमारे पास एक क्लास बन चुकी है, इसके अंदर हमारे पास क्लास ए है। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक मेन मेथड बना दिया, मेन मेथड हमने बना दिया। अब जब मेन मेथड हमारे पास आया, हमने क्या लिखा था, यहाँ पे देखो सेम नेम हमारे पास होने चाहिए। यहाँ पे देखो इनके जो नाम हैं वो सेम होने चाहिए। तो मुझे सेम नाम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मेथड बनाओ, क्लास, इसको मैं क्लास बी कर देता हूँ, क्लास बी, और इसका नाम मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ रीनेम फाइल, ठीक है। अब क्लास ए मैं बना देता हूँ क्लास ए। अब इसके अंदर मुझे मेथड बनाना है और उसका नाम मुझे रखना है शो, ठीक है। ये मैंने कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर कोई भी मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख देता हूँ, सिस आउट कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ मेथड फ्रॉम क्लास ए, ठीक है। ये चीज़ हमने लिख दी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास सी के नेम से मैंने बना दिया। और हमने क्या देखा था कि इसके अंदर हमारे पास मौजूद है कि वो सेम क्लास के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, सेम नेम होने चाहिए और डिफरेंट क्लास के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए।
तो सेम नेम हमने रख दिया, डिफरेंट क्लास के अंदर अभी हमने रखना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, इसके अंदर void शो नेम से मैंने क्या किया, यहाँ पे मेथड बना दी। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ sys out, और यहाँ पे लिख देते हैं मेथड फ्रॉम क्लास सी। ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि वो डिफरेंट क्लास के अंदर तो मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर सेम आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो सेम आर्ग्यूमेंट हैं कि नहीं, यहाँ पे देखो 0 आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर भी 0 आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे कोई भी हम सेम आर्ग्यूमेंट, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट या सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो अभी हम एग्जांपल ये वाली डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमारे पास डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे ये दिखता है। तो अब क्या है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर भी 0 आर्ग्यूमेंट हैं, और यहाँ पर भी देखो तो 0 आर्ग्यूमेंट हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ये वाली भी मैच हो रही है। अब 3 कंडीशन हमारे पास मैच हो चुकी हैं, लेकिन 4th कंडीशन भी हमने मैच करनी है कि यहाँ पे हमारे पास इनहेरिटेंस का जो रिलेशन है वो भी इनके दरमियान, दोनों क्लासेस के दरमियान होना चाहिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एक्सटेंड क्लास ए। तो अब ये वाला मेथड जो है, इसने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को ओवरराइड कर दिया। ये वाला जो मेथड है, इसकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको इसने ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड का मतलब क्या है कि क्लास ने अपने मुताबिक जो उसका बिजनेस लॉजिक था, उसने अपने मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी। ठीक है, अब क्या होगा कि हम जाते हैं मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पेरेंट क्लास थी, पेरेंट क्लास हमारे पास कौन सी थी, यहाँ पे देखो पेरेंट क्लास हमारे पास थी क्लास ए। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए इज इक्वल टू न्यू, और ए क्लास का हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस क्लास के अंदर जो भी एट्रीब्यूट वगैरह मौजूद हैं या फिर मेथड मौजूद हैं, तो हमें यहाँ पे शो करा देगा। तो ए डॉट शो हमने किया, तो इससे अब आउटपुट क्या दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया कि एक क्लास है हमारे पास ए, और इसके अंदर अपना एक मेथड मौजूद है डेट इज़ शो के नेम से। अब शो के अंदर जो भी चीज़ है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास ए का, अब क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो क्लास ए के अंदर जो भी शो मौजूद है, शो के अंदर जो मौजूद है इसे शो करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो राइट क्लिक किया, रन जावा एप्लीकेशन, ओके कर दो। अब यहाँ पे देखो मेथड फ्रॉम क्लास ए, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया है, वो हमने बनाया है इस क्लास का, और इस क्लास के अंदर जो भी शो मेथड है वो उसके अंदर जो भी आउटपुट वगैरह कोई भी कोड लिखा है, तो उसने उसको क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बी इज इक्वल टू न्यू, और हमने क्या कर दिया, बी का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब बी डॉट शो करते हैं, बी डॉट शो, ये नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पे इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो डिफ़ॉल्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक यहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे देखें तो हमारे पास आउटपुट इससे दिखानी चाहिए क्रिएट मेथड शो। तो हमारे पास शो मेथड तो यहाँ पे बना हुआ है, ओह यहाँ पे सी का ऑब्जेक्ट बनाना है हमें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी एंड सी, ठीक है, हमारे पास शो मेथड आ गया। अब अगर रन करें तो सी के अंदर जो भी चीज़ है हमारे पास आउटपुट के अंदर मुझे शो कर देगा। तो ये देखो यहाँ पे सी के अंदर जो भी चीज़ है वो हमें शो कर देगा। तो जिस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसने क्या किया, उसी क्लास के अंदर जो भी मेथड था उसने शो कर दिया। अब इसने क्या किया कि इसने इस क्लास के मेथड को ओवरराइड किया, और इसके अंदर जो भी इसका बिजनेस लॉजिक था ये इसने अपने मुताबिक इसने क्या किया, ओवरराइड कर दिया। तो ये थी ओवरराइडिंग सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल अब देखो, अगर हम देखें टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट,
अब टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है, आओ यहाँ पे समझते हैं। टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट का यहाँ पे ये मतलब है, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इंट ए और यहाँ पर भी इंट ए कर दूँ तो ये तब यहाँ पे सही होगा। अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप इसकी चेंज कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ए कर दूँ, तो ये हमारे पास ओवर राइडिंग का कंसेप्ट नहीं रहा, क्योंकि नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देखें तो वो हमने सेम रखे थे। लेकिन टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि जो पेरेंट के अंदर डेटा टाइप है वो ही चाइल्ड के अंदर ही होनी चाहिए। अगर वो ये मैच नहीं होती तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस और ओवर राइडिंग का कंसेप्ट नहीं रहता। इनहेरिटेंस का तो रहता है लेकिन ओवर राइडिंग का नहीं रहता। तो यहाँ पे देखो हमें ये करना पड़ेगा, यहाँ पे इंट ए, ठीक है। अब नीचे जब जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी कोई भी इंटीजर वैल्यू पास कर दें और यहाँ पर 14 वगैरह पास कर दें। अब क्या करूँ, राइट क्लिक करके रन करो जावा एप्लीकेशन। ये देखो मेथड फ्रॉम क्लास ए और क्लास बी। ये अभी प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने ऊपर जाके प्रिंट नहीं किया इसकी वैल्यू। तो अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ए लिख दो और यहाँ पे आप क्या कर दो, ए लिख दो। अब फिर से रन करो तो हमारे पास आउटपुट में हमें वो नंबर शो करा देगा जो कि हमने पैरामीटर में पास किए। तो ये देखो 12 हमें दिखा रहा है। तो स्पेस देनी है तो आप स्पेस वगैरह भी दे सकते हैं। तो अब हमने देख लिया कि हमारे पास टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है। अब देखते हैं सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है। सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है, यहाँ पे देखो एक मिनट। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेथड है, ये देखो शो नेम से हमारे पास एक मेथड है। अब शो नेम के अंदर हमने पास किया इंट ए और अगर मैंने पास कर दिया स्ट्रिंग बी के नेम से। अब ये मेथड प्रेजेंट है क्लास पेरेंट के अंदर, ठीक है। अब चाइल्ड क्लास के अंदर जब आएगा तो इस मेथड को हमने देखा कि सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए। उसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल शो हमारे पास एक मेथड आ जाता है। अब इसके अंदर जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस एग्जैक्ट ये ही होना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस नहीं होगा तो ये ओवरराइडिंग का कंसेप्ट नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, इंट ए यहाँ पर भी पास करना है और स्ट्रिंग बी यहाँ पर पास करना है। तो ये मतलब है सीक्वेंस का कि जिस सीक्वेंस में पेरेंट में है उसी सीक्वेंस के अंदर चाइल्ड के अंदर भी होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास हो गया थर्ड कंडीशन हमारे पास। अब हमने देख लिया कि सेम नेम होने चाहिए, डिफरेंट क्लास के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, सेम आर्ग्यूमेंट होने चाहिए जिसके अंदर हमने देखा नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट, फिर हमने देखा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डेटा टाइप, और सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं कि मतलब सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट किस तरह। तो यहाँ पे देख लो स्ट्रिंग बी के नेम से और यहाँ पर भी स्ट्रिंग बी के नेम से हमने कर दिया। अब इसके अंदर मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी। तो मैं ए कर देता हूँ और नीचे आता हूँ तो मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ, ठीक है। अब रन करो, सही से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे पास हो गए और हमने इनहेरिटेंस भी देख लिया कि हमारे पास इनहेरिटेंस हम किस तरह से इनके दरमियान रिलेशन होगा तो ओवरराइडिंग होगी। अगर इनहेरिटेंस नहीं होगी तो तीनों कंडीशन मैच भी करती हूँ तो हमारे पास ओवरराइडिंग नहीं होगी। अब हम डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर डिफरेंट केसेस हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो दैट इज केस नंबर 1। इंटरव्यू क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। एक हमारे पास आ जाता है केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। एक है पेरेंट क्लास के अंदर जिसका नाम है जी वॉइड शो के नेम से, शो नेम इसका मेथड है, ठीक है। और एक है चाइल्ड क्लास के अंदर और इसका भी नाम है जी वॉइड शो के नेम से, ठीक है। अब इसकी जो ये वाली चीज़ है ये इसकी है रिटर्न टाइप।
रिटर्न टाइम का मतलब है कि मेथड किस टाइप का रिस्पॉन्स हमें सेंड करेगा। तो ये हमारे पास है इसकी रिटर्न टाइप। क्या हम इस रिटर्न टाइप को चेंज कर सकते हैं, ये इंटरव्यू क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो यहाँ पे देखो, बिफोर 1.4 वर्जन, जावा 1.4 वर्जन से पहले पहले हम इसकी रिटर्न टाइप को सेम रखते थे, वो हम चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बाद हम कोवेरेंट रिटर्न टाइप रख सकते हैं। अब कोवेरेंट रिटर्न टाइप कौन सी होती है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले देखो कि सेम होनी चाहिए 1.4 वर्जन से पहले पहले और 1.4 वर्जन के बाद, मतलब 1.5 भी इसके अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास कोवेरेंट रिटर्न टाइप हम इसके अंदर रख सकते हैं। अब कोवेरेंट रिटर्न टाइप कौन सी होती है, तो यहाँ पे ये देखो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। तो आपको ये चीज़ तो पता होगी कि जावा के अंदर ऑब्जेक्ट इज़ अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, अब ऑब्जेक्ट की बहुत सारी क्लासेस होती हैं, कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन इंटरनेट से आप इमेज चेक कर सकते हैं कि बहुत सारी हमारे पास इसके अंदर एग्जांपल्स होते हैं, क्लासेस होती हैं। तो एक आ जाता है हमारे पास स्ट्रिंग, इसी तरह हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग बफर, इसी तरह हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास आ जाता है, एक और होती है हमारे पास नंबर, ठीक है। नंबर की आगे बहुत सारी आती हैं, तो इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। अब नंबर के अंदर हमारे पास आ जाता है बाइट आ जाता है, ठीक है, शॉर्ट आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इंटीजर आ जाता है, फिर लॉन्ग आ जाता है, फिर फ्लोट भी आ जाता है, फिर हमारे पास डबल भी आ जाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्लास की हायरार्की होती है। अब इसके अंदर ये बताने का मकसद ये था कि ये हमारे पास पेरेंट क्लास है। अब पेरेंट क्लास है और इसकी जो चाइल्ड क्लास है वो है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर, और हमारे पास नंबर है, और भी बहुत सारी होते हैं। अब जो नंबर है इसकी कौन सी है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल है। अब अगर पेरेंट क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट टाइप है तो चाइल्ड के अंदर इसी हायरार्की से चाइल्ड के अंदर स्ट्रिंग मैं रख सकता हूँ। अब अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट पेरेंट के अंदर है तो मैं बफर भी रख सकता हूँ, बिल्डर की भी रख सकता हूँ चाइल्ड क्लास के अंदर, और मेरे पास जो नंबर भी मैं रख सकता हूँ। अगर मेरे पास पेरेंट के अंदर मौजूद है, ये पेरेंट के अंदर मौजूद है नंबर, चाइल्ड क्लास के अंदर मैं रख सकता हूँ बाइट, शॉर्ट, इनमें से कोई भी मैं रख सकता हूँ। तो बताने का मकसद ये था कि अगर पेरेंट क्लास के मेथड के साथ कोई भी पेरेंट क्लास मौजूद है रिटर्न टाइप, और चाइल्ड क्लास के अंदर मैं उसकी चाइल्ड रख सकता हूँ, उसके अलावा मैं नहीं रख सकता, तो इसको मैं बोलता हूँ कोवेरेंट रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ डेट इज़ वॉइड है, तो इसको मैं हटा के ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो अभी के लिए मैं रिटर्न कर देता हूँ नल, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके अंदर मैं स्ट्रिंग रख सकता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग रिटर्न टाइप मैं इसकी रख सकता हूँ, तो मुझे एस बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट हो गया, तो वॉइड में हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर भी मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, तो अभी के लिए मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ नल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने जिस तरह कोवेरेंट रिटर्न टाइप यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग रख सकता हूँ चाइल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक है, और अगर मैं इसको रन करूँ तो ये सही से काम करेगा। तो ओके कर देता हूँ, ये देखें सही से एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट के अंदर मौजूद है वो एक पेरेंट क्लास मौजूद है, और जो चाइल्ड के अंदर मौजूद है वो एक चाइल्ड क्लास ही मौजूद है, तो इस वजह से वो वाली कंडीशन मैच हो रही है। अगर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट भी कर दूँ, ऑब्जेक्ट,
तो फिर भी ये सही से काम करेगा, क्योंकि बराबर भी रिटर्न टाइप हो सकती है लेकिन छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसने एरर शो कर दिया, कंपाइल टाइम एरर ये शो कर देता है। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पे नंबर कर दूँ और यहाँ पर मैं कोई भी बाइट कर दूँ, तो ये चीज़ यहाँ पे सही से एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि नंबर इज़ अ पेरेंट क्लास ऑफ बाइट। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 होता है जो इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। तो आगे देखते हैं केस नंबर 2 क्या आता है हमारे पास। यहाँ पे देखो केस नंबर 2। अब ये देखो void शो के नेम से, ये पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद है और ये जो चीज़ है ये है चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, void शो के नेम से। अब ये जो चीज़ है, अगर मेरे पास यहाँ पे ये वाली क्लास कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रही, एक्सेप्शन यहाँ पूरा लिख देता हूँ, एक्सेप्शन कोई भी थ्रो नहीं कर रही, तो अगर ये क्लास कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करने की कोशिश करती है तो ये हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आती है, हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आती है। अगर ये एक्सेप्शन थ्रो करती भी है तो वो अनचेक्ड एक्सेप्शन होनी चाहिए। एक्सेप्शनल हैंडलिंग के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है चेक्ड एक्सेप्शन, एक होती है अनचेक्ड। अगर ये चाइल्ड क्लास थ्रो करती भी है तो वो अनचेक्ड एक्सेप्शन होनी चाहिए। अगर वो अनचेक्ड एक्सेप्शन नहीं होती तो वो कंपाइल टाइम एरर थ्रो करता है, उस केस के अंदर जहाँ पे पेरेंट हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन को थ्रो नहीं कर रहा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसके अंदर रूल नंबर 2 आता है, इसी के अंदर एक्सेप्शनल हैंडलिंग के अंदर, अगर पेरेंट क्लास के अंदर ये आता है पेरेंट के अंदर और इसके अंदर कोई भी एक मेथड है शो के नेम से, अब ये जो एक्सेप्शन अगर थ्रो कर रहा है, ठीक है, अब इसके अंदर जो चाइल्ड क्लास के अंदर आएगा वो भी एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, लेकिन वो एक्सेप्शन इसके बराबर होने चाहिए या फिर इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो इस लिहाज से हमें एक्सेप्शन को थ्रो करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती तो फिर भी कंपाइल टाइम एरर आएगा। अब आता है केस नंबर 3 हमारे पास। ओवरराइडिंग in case of abstraction। in case of abstraction का क्या मतलब है, ये देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। बेहतर होगा कि अगर इस केस में आप एब्स्ट्रैक्ट का नॉलेज अगर आपको है तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का नॉलेज यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखें, अगर एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है तो आपको पता होगा कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आ गया पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और हमने कर दिया ये चीज़। अब यहाँ पे एक क्लास है एब्स्ट्रैक्ट के नेम से और हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर यूज़ करना होता है, उसके साथ यूज़ करना होता है। और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, डिफ़ॉल्ट भी बना सकते हैं 1.8 वर्जन के बाद। लेकिन यहाँ पे केस ये आता है कि अगर ध्यान से सुनना, अगर कोई भी एक सिंपल क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है तो उसकी जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना कंक्रीट क्लास जो कि सिंपल क्लास है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है, दोबारा से समझ लो, कोई भी एक सिंपल क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है तो उसकी जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना एक सिंपल क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, एक क्लास सिंपल आ जाती है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे कर देता हूँ क्लास
यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा, तो ये पहले लगाना है हमने, तो एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, क्लास पर्सन, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स यहाँ पे बना देते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एंड शो, ठीक है। अब जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं उनकी बॉडी नहीं होती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, तो एब्स्ट्रैक्ट एंड वॉइड ये हमने कर दिया। और हमने क्या किया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ किया, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का हमने यहाँ पे यूज़ किया। और जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं उनकी बॉडी नहीं होती, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब एक सिंपल क्लास बना देते हैं, यहाँ पे मैंने बना दिया सिंपल क्लास। अब ये जो सिंपल क्लास है ये इनहेरिट किसको करेगी, पर्सन क्लास को। और ये जो पर्सन क्लास है इसके अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना सिंपल क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे नहीं करता तो कंपाइल टाइम एरर आएगा मुझे। क्लास एम्प्लॉय के नेम से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे देखो कि मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड पर्सन के नेम से, तो मैंने यहाँ पे पर्सन कर दिया। तो यहाँ पे ये देखो मुझे एरर शो कर रहा है कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड आप करो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो ये देखो वॉइड शो, तो ये ओवरराइड की एनोटेशन भी लिखनी होती है, लेकिन ज़्यादातर आईडी जो होते हैं वो लिख देते हैं। अगर आप नोट पैड के अंदर लिख रहे हैं तो आपको ये ओवरराइड का कीवर्ड लिखना ही पड़ता है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास होता है केस नंबर 3। ओके, अब आते हैं केस नंबर, यहाँ पे ये देखो, अब आ जाते हैं जी केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 क्या कहता है कि अगर मैं क्लास पर्सन के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ वॉइड शो, ठीक है, इसके अंदर एक अपनी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, और ये क्लास की बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो गई, और यहाँ पे एक और क्लास बना देता हूँ क्लास एम्प्लॉय के नेम से, ठीक है, IMP कर देता हूँ और इसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे वॉइड शो कर देता हूँ। अब होगा क्या, मैं ये चाहता हूँ कि इस क्लास के अंदर से, चाइल्ड क्लास के अंदर से मैं पेरेंट क्लास का जो शो मेथड है इसको मैं कॉल कर सकूँ, इस मेथड को मैं कॉल कर सकूँ इसके अंदर से। तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, ये भी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन आता है, तो उसको समझो कि वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। तो मैं क्या लिखूँगा, सुपर डॉट शो। अब सुपर जो होगा वो हमेशा रेफ़र करता है पेरेंट क्लास को, तो वो जाएगा पेरेंट क्लास के पास, पेरेंट के पास, और उसके अंदर देखेगा शो मेथड कहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको मिलेगा तो यहाँ पे उसको शो कर देगा। तो इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब देखो क्लास A के नेम से, ठीक है, वॉइड शो, ठीक है, और इसके अंदर से आउट कर देता हूँ कुछ भी, मैंने प्रिंट कर दिया 1 के नेम से, ठीक है। अब क्लास B हमने कर दी, क्लास C कर देता हूँ क्योंकि पहले मौजूद है B। इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया है शो के नेम से, और यहाँ भी मैं कर देता हूँ जी सिस आउट, और यहाँ भी मैं 2 कर देता हूँ। अब होगा क्या कि मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस रिलेशन भी बना देता हूँ क्लास A से, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि यहाँ पे जाए और इस शो मेथड के अंदर जो भी मौजूद है चाइल्ड क्लास के अंदर से मुझे यहाँ पे शो कर दे। वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, वो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे डेट इज़ सुपर डॉट, एक मिनट, सुपर और डॉट शो के नेम से, ठीक है।
तो मुझे यहाँ पे इसके अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुपर डॉट शो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है सुपर डॉट शो। अब सुपर डॉट शो यहाँ पे हमें एरर क्या दे रहा है, अनडिफाइंड टाइप ऑब्जेक्ट। तो नहीं, यहाँ पर हमें नहीं लिखना, नीचे आके यहाँ पर आप लिख दो इसके अंदर, तो ये हमारे पास सही से हो जाएगा। अब अगर हम रन कर यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे करेक्ट कर लो कि जो भी ऑब्जेक्ट बने हुए हैं इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। अब कौन सी क्लास है हमारे पास, क्लास सी है, तो सी इज़ इक्वल टू न्यू और क्लास सी हमने बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कि मुझे लिखना पड़ेगा सी डॉट और यहाँ पर मुझे आर्ग्यूमेंट हटाने पड़ेंगे। तो ऊपर कितने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ले रहा है, कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट मुझे हटाने पड़ेंगे और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सी डॉट शो। ठीक है, अब अगर रन करूँ तो आउटपुट क्या आ रही है, 1 और 2। 1 किसकी मदद से आ रही है, क्योंकि ये पेरेंट क्लास से आ रहा है, एक मिनट, ये पेरेंट क्लास से आ रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है। ये तो पेरेंट क्लास, पेरेंट सुपर डॉट शो, इसके अंदर क्लिक करो, ये किधर गया, इधर गया, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 1, और 1 वो वाला आ गया और 2 ये वाला आ गया। तो ये हमारे पास आ जाता है केस नंबर 4। अब हम डिस्कस करते हैं कि केस नंबर 5 हमारे पास कौन सा आता है। तो केस नंबर 5, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है विच मेथड नॉट ओवरराइड। कौन से मेथड्स होते हैं जो कि ओवरराइड नहीं होते। तो यहाँ पे देखो 3 किस्म के मेथड्स होते हैं जो कि ओवरराइड नहीं होते। सबसे पहले आ जाता है फाइनल मेथड हमारे पास ओवरराइड नहीं होते। फाइनल का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी मेथड्स हैं बस वो फाइनल हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जितनी भी है वो फाइनल है, आगे हमने इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं करनी, इसलिए हमने उसको फाइनल बना दिया। तो इस वजह से उसको ओवरराइड करने का कंसेप्ट बनता ही नहीं है। सेकंड जो हमारे पास आता है वो आता है स्टैटिक मेथड्स। अब जो स्टैटिक मेथड क्यों ओवरराइड नहीं होते, इसके अंदर आ जाता है डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट। डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट क्या होता है, ये आपके लिए है होमवर्क। ये आपने देख के आना है कि डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो आते हैं वो हमारे पास आते हैं प्राइवेट मेथड्स। अब प्राइवेट नाम से पता चल रहा है कि ये प्राइवेट है। प्राइवेट का जो स्कोप होता है वो एक क्लास के अंदर ही होता है, दूसरी क्लास के अंदर नहीं होता। लेकिन जो ओवरराइडिंग होती है वो डिफरेंट क्लास के अंदर मेथड्स का रिलेशन होता है। तो जब डिफरेंट क्लास के अंदर रिलेशन होता है और प्राइवेट सेम क्लास के अंदर ही उसका स्कोप होता है, तो इस वजह से ये भी ओवरराइड नहीं होते, स्टैटिक भी नहीं होते, फाइनल भी नहीं होते। तो एक दफ़ा चेक करके देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, इसको मैं कर दूँ फाइनल, तो ये देखो ये हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। एरर देखो, कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड। ठीक है, अब अगर इसको मैं स्टैटिक भी कर दूं तो फिर भी मैं इसको ओवरराइड नहीं कर सकता। तो एरर में आप चेक कर सकते हैं कि स्टैटिक मेथड हमारे पास ओवरराइड नहीं होता। इसी तरह अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं तो इसका जो स्कोप होगा वो अपनी क्लास के अंदर ही मौजूद होगा। तो ये देखें यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है। अब ये जो है ये इसका अपनी क्लास के अंदर मेथड बन चुका है, और ये जो है ये प्राइवेट मेथड है, इसको मैं कॉल नहीं कर सकता क्योंकि इसका स्कोप जो है वो प्राइवेट हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखें, द मेथड शो फ्रॉम द टाइप इज़ नॉट विजिबल। विजिबल का मतलब ये है कि इसका जो स्कोप है उसी क्लास के अंदर ही रह चुका है, सी क्लास के अंदर इसका स्कोप नहीं आ रहा। तो इस वजह से प्राइवेट मेथड भी जो होते हैं वो ओवरराइड नहीं होते। तो ये था हमारे पास ओवरराइडिंग का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर लाइक नहीं आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।